सभी को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश पटेल और सीएम राज शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हड़ताल जबलपुर मध्य प्रदेश से आज एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अंग्रेजी विषय का सेट बी हल करके इसको लेकर आया हूँ। अभी जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन हुआ है तो सेट ए हमने बोर्ड में सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करवा दिया था। अब सेट बी भी हम बहुत दिनों बाद कह सकते हैं आप, पर कोशिश करके लाए हैं, समय निकाल करके बचत की है हमने। हाँ, एक चीज़ कहेंगे कि हम थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस एग्ज़ाम में 20 अंक के तो केवल और केवल पैसेज ही आए हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने सोचिए अगर 15 या 20 या 19, 18 अंक ही लाए हैं तो उसको पास होने के लिए मुश्किल से 5 या 6 अंक की आवश्यकता ही होगी। तो इसलिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि यदि आप सेट ए और सेट बी दोनों अगर किसी विद्यार्थी ने सॉल्व कर लिया है तो मुझे लगता है इस साल आपको किसी भी परीक्षा में पास होने से 9वीं की कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो एमपी बोर्ड हो या कोई भी सीबीएसई बोर्ड में भी सेम किताबें हैं लगभग। तो चलिए अब इसको चलते हैं आगे सॉल्व करने की ओर। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं कि ये जो पेपर है आपके सामने प्रस्तुत है, क्वार्टरली एग्ज़ाम 2023 9th और सेट बी इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, अर्थात आपको 25 मार्क्स में आपको पास होना है। तो चलिए चलते हैं। सेक्शन ए रीडिंग, तो एक पैसेज है जिसको पढ़ करके आपको प्रश्नों को उत्तर देना है। तो सबसे पहले तो देखिए हम पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसके बाद पैसेज को हल करते हैं। एक्चुअली में मैं हिंदी से इसको समझाने जा रहा हूँ, तो चलिए मैं इसको पहले समझाता जाऊंगा, इसके बाद शायद आसान होगा। और कई बार पेपर पुराने पेपरों में देखेंगे तो सबसे पहले मैं कोई सेक्शन ए में ही देख लेंगे तो पहले मैंने प्रश्नों को पढ़ा है फिर, लेकिन समय को बचाने के लिए मैं इस बार जो है हल करके और इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो है कि आपको हर बार जो है इसी तरह लिखा रहेगा। सेक्शन ए रीडिंग है। अभी तक सेक्शन ए में 2 ही पैसेज हुआ करती थी, लेकिन इस बार उन्होंने 2 पैसेज दी हैं एक्चुअली में। तो एक ही प्रश्न में और दूसरे प्रश्न में भी 2 पैसेज है। इस प्रकार कुल मिला के 4 पैसेज हैं। चलिए पहली पैसेज है क्वेश्चन 1 में, नेसेसिटी इज इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। हो सकता है कि शायद आपने कभी इसको सुना हो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसमें एसीबी पूर्व में लिखने का आता था जब हम लोग पढ़ते थे, तो मुझे याद है कि इस पे बहुत आता था हिंदी में खासतौर पे। इन्वेंशन मतलब खोज। व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड लेह बिगेन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज, है ना, अर्थात जब एरिया कहाँ पे, एरिया एंड अराउंड मतलब वहाँ के लेह और लेह के आसपास का एरिया और वहाँ का जो एरिया है लेह का, शुरू हुआ एक्सपीरियंस अनुभव करना वाटर शॉर्टेज। वाटर शॉर्टेज का मतलब होता है पानी की कमी होना। लेकिन लाइफ डिडंट ग्राइंड टू अ हॉल्ट, ग्रिंड और ग्रांड दोनों बोलते हैं यहाँ पे। तो ग्राइंड टू अ हॉल्ट, ये जो अंडरलाइन किया है मैंने, ग्राइंड टू अ हॉल्ट, ये एक इडियम कहलाता है। ग्राइंड टू अ हॉल्ट का मतलब होता है धीमा होकर रुक जाना, अर्थात जिंदगी रुकी नहीं। डिडंट लिखा हुआ तो अर्थात जिंदगी रुकी नहीं, वो पानी के वाटर शॉर्टेज के कारण ही। वो कैसे नहीं रुकी, व्हाई, क्यों? क्योंकि बिकॉज च्युवांग नॉरफेल, ध्यान दीजिएगा, च्युवांग नॉरफेल ये नाम है। और ये कौन है? अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। जम्मू और कश्मीर में जो है एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। कौन थे? जिनका नाम आपने अभी अभी पढ़ा है, च्युवांग नॉरफेल। तो बिथा ये आइडिया लेकर आए थे, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर, मतलब कि जो ग्लेशियर होते हैं उनको आर्टिफिशियल मतलब बनावटी ग्लेशियर कैसे बनाया जाए। तो लद्दाख अ कोल्ड डेजर्ट, कैसा, देखिए प्रश्न शायद आया है, अ कोल्ड डेजर्ट एट एन एल्टीट्यूड, ये भी आया है 3000 से 3500 मीटर्स अबव सी लेवल, समुद्री जो स्तर है उससे 3000 से 3500 मीटर तक ऊपर है जो है। हैज़ अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल, और यहाँ पे जो औसत वर्षा है वो कमी होती है, रेट ऑफ द 50 मिलीमीटर के आसपास होती है। ग्लेशियर्स, इसमें मेन फोकस है ग्लेशियर्स पे, ध्यान देंगे, अभी शायद ये आएगा भी। ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे जो ग्लेशियर, जो पानी के जो सोर्स हैं वो कौन है? ग्लेशियर हैं। कौन है? ग्लेशियर हैव ऑलवेज बीन, पानी के स्रोत हमेशा रहे हैं। कौन रहे हैं? ग्लेशियर से मतलब यहाँ पानी मिलता रहा है। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर, और एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी भी पूरी तरीके से किस पे निर्भर थी? ग्लेशियर पे। मेल्ट
ग्लेशियर मेल्ट अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर, और बाकी बचा हुआ भाग मानसून, जैसे कि अपन इंडिया में देखें तो हम अपन लोग जो है किस पे निर्भर है, उत्तर भारत चाहे मध्य भारत, लगभग अपन मानसून से जो है मानसूनी वर्षा होती है उस पे अपन को पानी मिल पाता है, लेकिन यहाँ का जो भाग है वहाँ पे ग्लेशियर से पानी मिलता रहा है। बट ओवर द ईयर्स, लेकिन इन वर्षों के दौरान विथ इंक्रीजिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या हुआ, प्रभाव हुए, कुछ कारण हुए, क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर रेनफॉल हुआ, मतलब वर्षा एकदम कहीं कम और ज़्यादा गिर जाना, वो रेनफॉल कहलाता है। क्लाइमेट चेंज वातावरण, मौसम, जलवायु में परिवर्तन कह सकते हैं, हिंदी में शुद्ध होता है जलवायु, जो आपका क्लाइमेट होता है, अर्थात ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी, ऐसा होना। स्नोफॉल पैटर्न देखिए तीनों हैं, क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल और स्नोफॉल हैव बीन चेंजिंग, रिजल्टिंग, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इन सीवर शॉर्टेज, गंभीर कमी हो गई, एंड ड्रॉट सिचुएशन, और क्या हो गया, सूखा आ गया, गिवन द सीवर विंटर, सीवर का मतलब गंभीर भी होता है, जो विंटर जो कंडीशन थी, बहुत खतरनाक जो स्थिति बन गई थी, तो विंडो फॉर फार्मिंग इज यूजुअली, जो फार्मिंग खेती किसानी का जो एक मात्र दरवाजा था, यूजुअली लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीजन, एक ही हार्वेस्ट सीजन, मतलब जो खेती किसानी कई बार जो अपन उगा लेते थे वो एक ही बार डिपेंड हो गई, क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा। जैसे कि अब अगर धान नहीं मिलेगा तो एक ही बार हो सकता है, धान अगर आपकी हो जाए तो कुछ और नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर वह पर्याप्त पानी नहीं मिलती है तो खेती अपन 3 बार नहीं ले पाते। जैसे कि गर्मी की खेती है, यदि अगर पर्याप्त पानी नहीं हुआ, सूखा हुआ, तो गर्मी की फसल नहीं हो पाती है आमतौर पे किसानों को, और यदि अच्छी वर्षा हुई है तो गर्मी की फसल भी किसान ले पाते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म इज लद्दाख, तो शायद इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि लैंडफॉर्म की जो धरती है वो किस टाइप की है। तो हॉट डेजर्ट तो है नहीं है, कोल्ड डेजर्ट आपको मिला ही है, ड्राई डेजर्ट सूखा भी नहीं है, हॉट एंड ड्राई डेजर्ट दोनों तो है नहीं, सिर्फ आंसर है कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर पाए जाते हैं और ग्लेशियर चूंकि पानी के होते हैं, बर्फ जमी हुई होती है तो ठंडे होते हैं। हुआ चुआंग नारफेल आपको मिला है, चुआंग नारफेल ये लिखा हुआ है चुआंग नारफेल, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर। तो इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि चूंकि पैसेज में लिखा है रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, तो इसका आंसर डी होगा। लद्दाख इज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल, से कितने पे है, तो अभी मैंने अंडरलाइन किया था कि लद्दाख जो है 3000 से 3500 मीटर अबव सी लेवल से है। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ पे लिखा है, सी में लिखा हुआ है। कई बार पैसेज आया है, बड़ा शानदार है और सरल भी होता है। 4th नंबर, फाइंड द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, हाँ थोड़ा सा इसको और अपन ऊपर खिसका लेंगे। फाइंड द वर्ड इन द पैराग्राफ विच मीन्स द सेम एज अ बॉडी ऑफ डेंस। तो बॉडी ऑफ डेंस का मतलब, डेंस मतलब घना हुआ बर्फ जो होती है, तो उसी को किसको बोलते हैं, ग्लेशियर को बोलते हैं। डिजर्ट को तो बोलते नहीं, डिजर्ट में तो रेगिस्तान होता है। रिवर आप जानते हो कि रिवर तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इज ग्लेशियर। और गंभीर शॉर्टेज जो होता है पानी का, वो किसके कारण है, ये आंसर मैंने देखा अभी पढ़ा था, तो ये बड़ा भयभीत करने वाला है। इसमें ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, लेकिन इसमें है नहीं है। क्लाइमेट चेंज अभी मैंने क्लिक किया, देखिए क्लाइमेट चेंज भी यहाँ पे आपको बता दूं कि ये देखिए मैंने आपको बताया, क्लाइमेट चेंज भी लिखा है, रेनफॉल भी लिखा है, स्नोफॉल भी लिखा है। इसके बाद रिजल्टिंग इन सीवर शॉर्टेज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करें, हमारे सामने समस्या हो गई कि हमारे सामने आंसर सभी है, क्लाइमेट चेंज भी है, चेंज इन रेनफॉल है, चेंज इन स्नोफॉल पैटर्न है, और यहाँ पे चेंज इन सिटीज लिखा हुआ है। ये करेक्ट गलत आंसर है, इसको देने का कोई मतलब नहीं था। अब हमारे पास गंभीर समस्या है कि हम चुने किसको। ये तीनों आंसर है, ये एक प्रकार से गलत है आंसर, तो इसको डी अभी तक अपन लगाते थे। मैं शिक्षक यदि देख पा रहे हो तो उनसे अनुरोध है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा गलत जवाब है, इसमें डी होता है। तीनों क्योंकि सही है परिणाम स्वरूप। इसमें क्या बेस्ट चुने, बेस्ट तो तीनों के कारण हो रहा है ज़्यादातर, ठीक है। दी कंफ्यूजन वाला आंसर है। चलिए अब पैसेज सेकंड चुनते हैं, तो पैसेज सेकंड को देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बारी बारी से आंसर दिखाऊंगा। ये गौरा देवी वाला मैंने सेक्शन ए में भी आया है, तो इसको एक बार मैं और समझा देता हूँ, और शायद अगर नहीं समझाया, अगर आप दूसरी बार सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए, क्योंकि अंततः आता ही रहता है, कहीं यहाँ नहीं तो कहीं और आएगा। अर्थात कहीं मेक नोटिंग के लिए आ जाता है, या तो त्रैमासिक अर्धवार्षिक, तो काम आ जाएगा आपके। एडवर्ड 26 मार्च 1974 की बात है, तो ये देखिए पूरे दिन की बात की गई है। इन ए स्मॉल विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है। कुछ लोग हैं, सम पीपल मतलब फ्रॉम अ फैक्ट्री
फैक्ट्री से कुछ लेक थे जो बैंड टू अ कट ट्रीज, पेड़ों को काटने के लिए गए थे। और अ विलेज गर्ल, एक गांव की जो लड़की थी, सा मतलब देखना, उनने देखा, किनको देखा, देम मतलब उन काटने वालों को, एंड इन्फॉर्म और सूचना दी, किसको दी, द अदर विलेजेस, अन्य गांव वालों को सूचना दी उस लड़की ने, ठीक है ना। द विलेज वुमेन केम इन लार्ज ग्रुप्स अंडर गौरा देवी, जो गांव की महिलाएं थी वो बहुत बड़ी संख्या में गौरा देवी के नेतृत्व में आईं। कहाँ आईं, वहां पे जहां पे पेड़ काटे जा रहे थे। दे लीडर, वो जो गौरा देवी कौन थी, उनकी लीडर थी। दे हग्ड, ये मैन इंपॉर्टेंट है, दे किन के लिए उपयोग किया गया, महिलाओं के लिए। दे हग्ड द ट्रीज, पेड़ों को उन्होंने गले से लगा लिया। गौरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स, गौरा देवी ने उन लकड़ी काटने वालों से बताया कि वी आर हगिंग द ट्रीज, हम क्या कर रहे हैं, पेड़ों को गले लगा रहे हैं। इफ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन, यदि आप पेड़ों को काटते हो तो हिट अस फर्स्ट, हमें पहले मारो। एंड द वुड कटर्स ट्राइड टू सेंड द वुमेन बैक, अब लकड़ी काटने वाले थे तो वो क्यों हार मानेंगे, उन्होंने भी प्रयास किया कि चलो ये वापस लौट जाए महिलाएं, डराया धमकाया, बट नहीं मानी। बट द वुमेन डिड नॉट गो, लेकिन महिलाएं नहीं गई। फाइनली अंत में क्या हुआ, द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, अब वो वुड कटर उनको जाना पड़ा, तो बिना काटे हुए पेड़ों को चले गए वापस। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, और ये जो चिपक करके महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा की तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट। इससे कोई खास लेना देना नहीं। अब चलते हैं आंसर को देखते हैं। इज एन इंपॉर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट, ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट डे की बात आ रही है, तो 26 मार्च ये पूरा डे हो गया। और कौन सा अपन चाहें तो इतना ही लिख के काम चला सकते हैं, पर 1974 भी लिख देंगे तब भी गलत नहीं है। तो ये पूरा मैंने अंडरलाइन किया, ये करेक्ट आंसर होगा 26 मार्च 1974, ठीक है। सेकंड का आंसर, द इंसिडेंट हैपेंड इन उत्तराखंड, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट, साफ साफ लिखा हुआ है, मिल गया। अगर आप ध्यान से पैसेज को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। अब थर्ड नंबर, अब देखिए सा कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। आप विलेज गर्ल, मैं देखता हूँ कि कभी कभी विलेज गर्ल लिख देते हो, आप विलेज गर्ल पूरा लिखिए ना, क्योंकि अपन आर्टिकल क्यों नहीं लगाएंगे भैया, ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। सा मिल गया आपको तो सीधे सीधे उसके सा के पहले वाला पूरा लिख दीजिए, फुल स्टॉप से पहले का, ये फुल स्टॉप लगा हुआ है ट्रीज के बाद, और ए से पहले फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो आप विलेज गर्ल पूरा लिखा कीजिए ना। आप विलेज गर्ल सादा वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। फिर फोर्थ नंबर, द वुमेन, भाई वुमेन यहाँ पे मैंने बताया ना, दे जो यूज किया, यहाँ पे विद्यार्थी गलत कर रहे हैं ज्यादातर। ये जो दे शब्द आया है वो वुमेन के लिए आया। हग्ड द ट्रीज, महिलाओं ने पेड़ों को कहाँ से गले लगा लिया, तो यहाँ पे हग्ड आएगा, द वुमेन हग द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम, उनकी रक्षा करने के लिए। अब थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई साहब। फिफ्थ नंबर, द लीडर ऑफ द विलेज वुमेन, तो लीडर तो आपको समझ गए कि गौरा देवी है, तो गौरा का जी कैपिटल और देवी का डी कैपिटल आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो प्रोनाउन फॉर्म होता है, किसी का नाम होता है, नेमिंग वर्ड होता है, तो उसका पहला अक्षर और सरनेम का पहला अक्षर भी कैपिटल हो, चाहे जितने भी हैं, मिडिल नेम हो, सरनेम हो, सभी का पहला अक्षर क्या करते हैं, कैपिटल करते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, गौरा देवी। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आंसर अभी कापियां चेक की तो मैंने पाया कि गौरा देवी का जी स्मॉल कैपिटल सब जो भी बच्चे पा रहे हैं गलत कर रहे हैं, एक दो ऊपर के आंसर पर सही मिल रहे हैं। खासतौर पे बच्चों ने इस बार फोर्थ नंबर बहुत गलत किया है, हग्ड नहीं लगा पाए हैं। और फिफ्थ नंबर गौरा देवी उल्टा, मतलब आंसर तो लिखे हैं फिर आगे पीछे लिख दिए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें कभी एक दो नंबर मिले हैं। बहुत कम विद्यार्थी हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए सेकंड पैसेज भी, अब मैं फर्स्ट और सेकंड पैसेज चूंकि समाप्त हुआ है तो दोनों के मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैं रजिस्टर में लिखता हूँ। देखिए विद्यार्थियों, बहुत मेहनत की जा रही है, जैसा भी है मैं खूब लिख करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसमें। पहले लिखो फिर इसके बाद आपको बना के पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। क्वार्टरली एग्जाम 2023 क्लास 9th बी सेट बी है ना, सेक्शन ए रीडिंग। तो आपको मालूम है कि क्वेश्चन नंबर ए में पैसेज ए, पैसेज सेकंड 2 है, मैंने यहाँ पे पैसेज सेकंड लिखा नहीं है पर आप ध्यान दे देंगे। हाँ पैसेज सेकंड लिख भी दिया मैंने। तो फर्स्ट का यहाँ पे कोल्ड डिजर्ट था, बी का रिटायर्ड सिविल इंजीनियर था, सी का 3500, सी का ग्लेशियर। मैंने फिफ्थ का आंसर छोड़ दिया क्योंकि वो कन्फ्यूजन वाला है, उस पर परेशान ना हो, जो भी शिक्षक समझदार होंगे वो आपको नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। पैसेज सेकंड का आंसर इसमें देख लेंगे, इसमें जो कि मैंने कहा कि ज्यादातर विद्यार्थी गलत करते हैं, पहला बस ज्यादातर सही रहता है, 26 मार्च 1974 ये तो सबका सही रहता है। इसके बाद विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, पहले के दौरान तो इसको भी गलत कर देते थे, चमोली डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं लिख पाते थे, तो ये तीसरे से गलत कर देते हैं। आप विलेज गर्ल, या तो कहीं विलेज गर्ल लिख देंगे या कहीं गर्ल वर्ल लिख देंगे, अरे पूरा लिखिए विलेज गर्ल जब पूरा लिखा हुआ है। और इसमें तो ज़्यादा मैक्सिमम गलत कर देते हैं, चौथे से हग्ड लगना है और यहाँ पे गौरा देवी लिखना है। पता चला गौरा देवी को यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। थोड़ा पैसेज को बार बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, तो बाद में आप आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि अभी आपको पेपर सॉल्व करना होगा। ये देखिए सेक्शन ए में पैसेज ए के आंसर और ये है पैसेज सेकंड के आंसर। चलिए अब पैसेज थोड़ा सब्र बनाए रखिए, भागिएगा नहीं अभी।
है ना, बहुत मजा आने वाला है आगे। पैसेज क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी 2 पैसेज हैं, तो चलिए चलते हैं पैसेज नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड की क्वेश्चन नंबर सेकंड का पैसेज पहली सॉल्व करना। ये देखिए आपके सामने है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो गिवन बिलो। चलिए, मैरी क्यूरी, ये भी आप पढ़ चुके हैं पर देख लेते हैं। मैरी क्यूरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट अकम्पलिस्ड साइंटिस्ट इन हिस्ट्री। इतिहास में मैरी क्यूरी उन वैज्ञानिकों में से एक है जो एक महान वैज्ञानिक थे, उनमें से एक मानी जाती है मैरी क्यूरी। कौन? मैरी क्यूरी, है ना, ये महिला वैज्ञानिक, आपको नाम सुन के ही पता चल रहा होगा। और इसके बाद टुगेदर विद हर हस्बैंड, ये टुगेदर का मतलब साथ, किसके साथ? अपने हस्बैंड के साथ काम करती थी। पियरे नाम था, क्या नाम था उनका? पियरे। सी डिस्कवर रेडियम की उन्होंने खोज की। एन एलिमेंट वाइडली, एक ऐसा एलिमेंट जो यूज किया जाता है ट्रीटिंग कैंसर, मतलब बहुत बड़ा काम कर दिया, तभी हम कैंसर का इलाज कर पा रहे हैं, तो कैंसर लाइलाज था। एंड स्टडीज यूरेनियम, और यूरेनियम का अध्ययन करने में प्रयोग किया जाता है। किसका? ये जो इन्होंने रेडियम डिस्कवर किया। एंड अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और अन्य प्रकार के जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उनका, है ना। पियरे एंड मैरी हैड एन एमिकेबल कोलैबोरेशन, मतलब पति पत्नी में एक मैत्री, पति पत्नी जैसे नहीं लग रहे थे कि दोनों लड़ रहे हैं, दोनों में मैत्रीपूर्ण कोलैबोरेशन, मतलब सहयोग था, दोनों मिलजुल करके काम कर रहे थे। मैरी वाज बोर्न इन 1867 इन वारसा, बच्चे गलत कर देते हैं, वारसा पोलैंड में पैदा तो हुई। हुयर हर फादर वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, उनके पिता, इसको बच्चे गलत कर देते, ये नहीं ढूंढ पाते हैं। पिताजी उनके किस में क्या थे भैया? प्रोफेसर थे फिजिक्स के। एट एन अर्ली एज, बहुत ही कम उम्र में सी डिस्प्लेड अ ब्रिलियंट माइंड एंड कैजुअल पर्सनालिटी, मतलब एक आकर्षक पर्सनालिटी थी उनकी, और उन्होंने कम उम्र में ही लगने लगा था कि एक ब्रिलियंट माइंड है, देख के बच्चों को पता चल जाता ना। हर ग्रेट exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. उनका जो पढ़ाई के प्रति झुकाव था, जो प्रेरणा थी, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखा आफ्टर हाई स्कूल, मतलब 10th क्लास पास करके। हो सकता है हाई स्कूल उसमें क्या कहा जाता था नहीं पता, पर आजकल अपन देखते हैं ना हाई स्कूल 9th 10th को कहा जाता है। अभी आप 9th का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो 9th के जो बच्चे हैं वो हाई स्कूल के अंदर ही आते हैं, है ना। चलिए, सी बिकेम डिसग्रंटल्ड, वो बेचारी निराश हो गई। कब निराश हो गई? हाउएवर, जब उन्हें व्हेन सी लर्न दैट यूनिवर्सिटी इन वारसा वाज क्लोज टू विमेन, वारसा जहां पैदा हुई थी, वारसा पोलैंड में, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्लोज हो गई किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो बेचारी निराश हो गई कि क्या मतलब, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने संकल्प लिया, डिटरमाइंड टू रिसीव अ हायर एजुकेशन, उसने सोच लिया कि मुझे हायर एजुकेशन लेना है, ठीक है। सी डेफिनेटली, ये आएगा बोल्डली, तो डेफिनेटली शब्द यूज हुआ है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। हाँ, सी डेफिनेटली लेफ्ट पोलैंड इन 1891 एंटर द सॉरबोर्न। अब यहाँ से, अब जब वो पोलैंड में नहीं पढ़ पाई, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि वो वहां से लेफ्ट, उन्होंने छोड़ दिया पोलैंड को, और एंटर द सॉरबोर्न, ये है महत्वपूर्ण। और फ्रेंच यूनिवर्सिटी, फ्रेंच आ गई, जैसे इंडियन यूनिवर्सिटी होती है, तो इसलिए पोलैंड को छोड़ करके वो कहाँ आ गई? फ्रेंच आ गई, है ना। और कौन सी? सॉरबोर्न नाम था, ध्यान दीजिएगा। वेयर सी अर्न हर मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स। पहले मास्टर डिग्री करते हैं, हमारे यहाँ अभी भी है, पहले कैसा था नहीं पता, पर वहाँ भी ऐसा देख के लग रहा है कि पहले मास्टर डिग्री होती थी, इसके बाद पीएचडी जिसको बोलते हैं, डॉक्टरेट इन फिजिक्स, तो ये उन्होंने कंप्लीट की। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्नोत्तर में। मुझे लगता है बहुत ही सरल है, कई बार अपन ने सॉल्व किया तो मुझे याद भी आ रहा है ना। तो आपको आगे प्रश्न मिलेंगे। ओके, गो अहेड। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड मैरी अर्न हर मास्टर डिग्री फ्रॉम? तो मास्टर डिग्री कहाँ से प्राप्त की? इसमें बच्चे बेचारे कंफ्यूज जाते हैं, मैंने देखा है सेक्शन ए में। यूनिवर्सिटी इन वारसा उन्होंने लिख दिया, अरे भैया पैदा हुई थी वारसा में। यूनिवर्सिटी सॉरबोर्न, तो यहाँ पे जो सॉरबोर्न फ्रेंच यूनिवर्सिटी, तो फ्रेंच यूनिवर्सिटी आया क्या? नहीं है, कहीं भी नहीं। नानाबदीज, तो नानाबदीज नहीं, अंडरलाइन कर लीजिए। पोलैंड और वारसा का संबंध है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है वारसा पोलैंड, है ना। तो अपन आंसर क्या लिखेंगे? बी नंबर, आ यूनिवर्सिटी इन सॉरबोर्न। ठीक है, लॉजिक के साथ मैंने आंसर दिया, ऐसे नहीं दे दिया कि बस इसका आंसर ये। व्हाट वाज मैरी फादर, ये तो लिखा हुआ है, इसमें क्या लॉजिक देना है? ये लिखा है प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, तो क्या लिखेंगे? क्या थे? प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। कहाँ लिखा हुआ है भैया? प्रोफेसर। अब प्रोफेसर लिखा है, कोई बात नहीं, साइंटिस्ट थे नहीं, इंजीनियर थे नहीं, डॉक्टर थे नहीं, तो केवल प्रोफेसर थे। ठीक है। मैरी, आप कहो सही है, डॉक्टर पीएचडी किए थे, ऐसा वैसा दिमाग नहीं लगाना है, प्रोफेसर लिखा हुआ, प्रोफेसर हमको मिल रहा है तो लगा दो। मैरी लेफ्ट पोलैंड, देखिए लिखा, सी डेफिनेटली लेफ्ट
क्या लिखा, डिफाइंटली, हाँ, लेफ्ट पोलैंड। तो ये जो लिखा हुआ है इसके स्थान पे उन्होंने बोल्डली का प्रयोग किया है, लेफ्ट पोलैंड, ये आपको पूरा मिल गया है। ट्रेवल टू फ्रांस टू एंटर द सोरबोर्न, तो सो इंटेलिजेंस ये गलत है, बिहेव नो, वाज जस्टिस, पहले तीनों को हम एलिमिनेट कर दिया, मतलब तीनों को हटा दिया, तो करेक्ट आंसर इज बोल्डली। चलिए 4th नंबर, मैरी क्यूरी, अपन आगे आ गए क्या, ध्यान देंगे। चलिए अपन बता रहे थे मैरी क्यूरी लेफ्ट पोलैंड, मतलब ये वाला सो इंटेलिजेंस, बिहेव्ड बोल्डली, वाट, ये तीनों हटा देंगे तो बोल्डली करेक्ट आंसर है। बहुत कम विद्यार्थी इसको कर पाते, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, अगर पैराग्राफ अच्छे से पढ़ें तो समझ में आ जाता है, क्योंकि ये तो है ही नहीं। मैरी क्यूरी डॉक्टरेट, मतलब इसने PhD की थी, वाज इन विच एकेडमिक डिसिप्लिन, किस एकेडमिक डिसिप्लिन में, मतलब किस विषय में, यहाँ पे डिसिप्लिन का मतलब विषय से संबंधित है, तो कौन से विषय में की थी, साफ साफ अब अपन ने पढ़ा था, कैंसर स्टडी की थी, रेडिएशन केमिस्ट्री की थी, ये तो अलग है, मेडिसिन की थी, फिजिक्स की थी। देखिए ये लिखा हुआ है, शायद आप देख पा रहे होंगे, वेयर सी अर्न हर मास्टर डिग्री, दिख रहा है, मास्टर डिग्री, और मास्टर डिग्री किस चीज में, ये मास्टर डिग्री एंड डॉक्टरेट इन फिजिक्स, ठीक है, डॉक्टरेट इन फिजिक्स। तो करेक्ट आंसर इस क्या हो जाएगा, फिजिक्स, डी, है ना। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड, वैसे डिस्कवर भी एक प्रकार से नाउन ही होता, पर वो कह रहा है राइट द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्कवर, तो DISCOVERY, डिस्कवरी कर दो, बस RY लगा दो, खत्म, ठीक है, ये लिख देना है आपको वहाँ पे आंसर के रूप में। तो ये पैसेज हुई फर्स्ट वाली, क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपकी जो पैसेज है ये भी बहुत बार आई है, पिछले साल त्रैमासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक, बार बार आती रही है, और देंगे भी क्या, आप लोगों को पास कराना है तो बहुत ही शिक्षक लोग बहुत ही सरल पैसे दे देते हैं ताकि बच्चे पास हो जाएं, इसके बावजूद भी परिणाम बहुत अलग सा आता है। पैसेज 2, ललिता सोव्ड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन, पहली लाइन में ये मुझे याद आ रहा है, सीड्स उनने बोए थे, अभी हम सीड्स न लेकर के विद्यार्थी कुछ और जो है कर देते हैं, तो क्या उनने बोए थे, टमाटर की बीज बोए थे। सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट्स, अब जो बीज बोए जाएंगे तो थोड़े छोटे पौधे बनेंगे आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। सी रिमूव्ड एवरी बीड, बीड का मतलब होता है कि वहाँ पे एवरी बीड मतलब कि खरपतवार जो होता है वो जो पाया जाता था, तो उसको उन्होंने प्रत्येक खरपतवार को वहाँ से खेत से हटाया। सी नेवर अलाउड, हाँ, तो क्या कहते थे हम कि सी रिमूव्ड एवरी बीड, मतलब प्रत्येक खरपतवार को हटाना पड़ता ना, तभी तो चीज़ें अच्छे से होती हैं। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट, ये बार बार आता है कि इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, भाई क्यों नहीं पैसे जा पढ़ते हो, क्यों नहीं आपको आंसर मिल पा रहा है। इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स लिखा हुआ था, ये नहीं मिलता क्या, साफ साफ लिखा हुआ होता, मैं भी देखता हूँ कि विद्यार्थी नहीं कर पाते, अर्थात आप पैसे पढ़ते ही नहीं है ढंग से। मतलब जो कीटाणु होते हैं उनको अपने पालतू, जो पेट मतलब प्लांट्स जो उन्होंने टमाटर के बीज बोए हैं उनके पास में नहीं आने देती किसी भी कीटाणुओं को। When the days were hot, जब गर्मी के दिन होते हैं तो सी वाटर द प्लांट्स, सी मतलब किन के लिए प्रयोग किया गया है, कौन है, ललिता के लिए, तो पानी देती है पौधों को। सी पुट कंपोस्ट, कंपोस्ट ये बार बार आया है कि क्या डालती है वो, कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, कंपोस्ट डालती है, ये है कंपोस्ट। द फ्लावर्स ग्रीव, अब जब प्लांट्स उगेगा तो उसमें फूल लगेंगे, फ्लावर्स बड़ा होगा, एंड बिकेम बिग, बड़ा हो जाएगा। द टिनी ग्रीन टोमेटो बिगेन टू शो, और छोटा सा उसमें टमाटर का पेड़ भी जो क्या होने लगा। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट डेली, ललिता और जो उसकी बहन है प्रत्येक दिन पानी डालने लगी या डालती थी। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो, ये अंडरस्टैंड करना है, अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन द प्लांट, एक बहुत बड़ा सुंदर टमाटर बढ़ गया पौधे में, जो है टमाटर लग गया। अब जब पौधा तैयार हो जाएगा तो टमाटर लग जाएगा। हर फादर, उसके पिता ने कहा, इट इज द फाइनेस्ट टोमेटो, उस टमाटर को देख करके उसके पिताजी खुश हो गए कि ये ऐसा टमाटर है आई हैव एवर सीन, जो आज तक मैंने देखा है वो उनमें से सबसे बढ़िया टमाटर है। द सिस्टर वर वेरी हैप्पी, अब कई लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि पिताजी को देख के बहनें खुश हो गई, नहीं, पिताजी टमाटर को देख के खुश हो गए, तो अवकाश बहनें भी टमाटर को देख के ही खुश हुई, क्योंकि अंततः उनने लगाया क्या था, टमाटर लगाया था। चलिए अब इनके प्रश्नों को देखते हैं, आंसरों को। तो क्या करते हैं कि इसमें भी विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं और कई बार मैं देखता हूं कि सही आंसर नहीं लिख पाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब कोई दिक्कत हो। व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, देखिए
कितना सही आंसर है। प्लांट्स कुछ लोग लिख देते हैं, बड़ी अजीब बात हो जाती है। अरे करेक्ट आंसर सीड्स है ना, ये लिखा हुआ है ना सीड्स, क्यों नहीं आप लिख पाते हो? पहली लाइन में ही लिखा है। ट्रीज लिख देते हैं कुछ लोग, ग्रास तो नहीं लिखे, लेकिन प्लांट्स में कंफ्यूज रहते हैं। प्लांट्स नहीं है, सीड्स है। व्हाट डिड सी नॉट अलाउ, क्या नहीं अलाउ कर दी? बर्ड्स एंड नियर प्लांट्स। अरे तुक्का क्यों मार रहे हो भाई, कुछ तो पढ़ लो। देखिए लिखा है इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स, मिल रहा है आपको इंसेक्ट नियर हर प्लांट्स, ये इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इंसेक्ट नियर प्लांट्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी। इसके बाद थर्ड नंबर, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, मैंने अभी भी बताया, सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। ये कंपोस्ट, तो कहाँ लिखा है कंपोस्ट? वाटर नहीं डालती, क्या करती है? अंडर द प्लांट्स, अब पानी भी डालती है, लेकिन मेन मुद्दा क्या कह रहा है? पौधों के नीचे वो पानी डालना तो डेली में हो गया, तो कंपोस्ट डालती, बीट्स हटाती है, फ्लावर्स, ये तो अलग ही बात है। वाटर और कंपोस्ट में हो सकता है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वाटर लगा देते हैं। नहीं, वाटर नहीं, कंपोस्ट है ना, ये लिखा हुआ है सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट। एक्चुअली में जो लाइन दी गई है पूरी, उसी से अपन को करना है, क्योंकि जो पुट करने का शब्द है वो पानी के लिए वाटर शब्द आया है, ये पुट कंपोस्ट के लिए आया है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपको अलग कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू टिनी। टिनी का मतलब छोटा होता है, इसमें बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, है ना। लार्ज कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ लोग बिग लिख देते हैं। अरे भैया स्मॉल, टिनी मतलब छोटा, तो स्मॉल। जायंट का मतलब बड़ा, भूत जैसा, तो वो जायंट अलग ही शब्द है एकदम, है ना। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो बात बन जाएगी। वाई वर द सिस्टर हैप्पी, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा आंसर लिखें। तो बहनें क्यों खुश थी? भैया क्या लगाया था उन्होंने? बीज बोए थे, उससे क्या हुआ? टमाटर का पेड़ हो गया। टमाटर का पेड़ होगा तो उससे क्या हुआ? उसमें फूल लगे तो एक बढ़िया सा जो है फल भी लगेंगे, और फल लगा तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि हमने अंततः टमाटर किस लिए बोए? बीज किस लिए बोए थे? फल के लिए। तो वही चीज हुआ। तो बिकॉज फ्लावर्स ग्रू इन देयर गार्डन, फूल देख करके क्यों खुश होंगे? बिकॉज टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन, ये हो सकता है संभव। और बाकी देख लें इसको, बिकॉज प्लांट्स ग्रू इन देयर गार्डन, क्योंकि पौधे उगाए उनके गार्डन में, इसलिए खुश हो गई। बिकॉज देयर फादर वाज हैप्पी, क्योंकि उनके पिताजी खुश थे। क्यों भाई? पिताजी तो टमाटर को देख के खुश हुए, लेकिन मेन काम क्या किया गया? टमाटर लगाया गया और बीज लगाए गए, और बीज किस लिए टमाटर के लगाए? ताकि एक दिन टमाटर प्राप्त हो। इसलिए करेक्ट आंसर इज बिकॉज अ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन। चलिए ठीक है, ये भी पैसेज कंप्लीट होती है। मेरे ख्याल से ये सेकंड पैसेज थी क्या? हाँ, तो चलिए इनके भी फाइनली आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के क्योंकि दो पैसेज हैं, तो पहली पैसेज के आंसर आपके सामने ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले का आंसर बी है, आ यूनिवर्सिटी इन सॉर्बोन ने, ध्यान दे दीजिएगा। सेकंड नंबर का सी, आ प्रोफेसर। थर्ड का सी, बोल्डली। चौथे का डी, फिजिक्स। फिफ्थ का नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड डिस्कवर इज डिस्कवरी। ये सब मैंने और करके लिखा, अर्थात ये शब्द लिख के केवल आप डिस्कवरी लिख सकते हैं। ये पैसेज फर्स्ट के आंसर है। अब ललिता वाले के आंसर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी भी अगर मान लो, मैं इसलिए दिखा देता हूं ताकि अगर आपने सुन नहीं पाया, कोई कंफ्यूजन है तो और स्पष्ट हो जाए। पैसेज सेकंड का, फर्स्ट का बी सीड्स, सेकंड का बी इंसेक्ट नियर हर पेट एनिमल्स, थर्ड का बी कंपोस्ट, फोर्थ का सी स्मॉल, और फिफ्थ का बी बिकॉज अ टोमेटो ग्रू इन देयर गार्डन। ठीक है, अब चलते हैं, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन ए में थोड़ा टाइम ज्यादा ही लग गया है एक्चुअली, इसलिए क्योंकि पैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। 10th में तो बहुत डिफिकल्ट आती हैं, पर 9th में थोड़ा सरल आती हैं। सेक्शन बी राइटिंग। अब देखिए ये नोट मेकिंग है। मैं आपको बता दूं कि अभी मैं सीरीज चलाना चाह रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि सीरीज चलाएं। अगर आप लोगों की मंशा हो तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। मतलब सीरीज एप्लीकेशन कैसे लिखना है, नोट मेकिंग की बहुत सारे प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। तो ये चीज फिलहाल अभी जो हमारे सामने है उसको देखते हैं। तो देखिए नोट मेकिंग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग इन्हीं में से कुछ पॉइंट 4-5 छांट लेते हैं। टाइटल लिखना तो सभी में एक जैसा ही है। तो देखिए मैंने कुछ इन्हीं में से छांटा है। अब ये जो मैं बना रहा हूं तो आपको वैसी कॉपी नहीं करना, आप भी इस तरीके से बना सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि कैसे मैंने प्रयास किया है बनाने का। ठीक है, ये देखिए आपके सामने एक प्रारूप है, लिखा हुआ है सेक्शन बी राइटिंग आंसर ऑन क्वेश्चन थर्ड। तो टाइटल वेकेशन मुझे क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने पहली लाइन पढ़ी तो मैंने देखा कि पूरा ये जो प्लान है, व्हेन प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन, जब आप प्लान करते हो वेकेशन का, अर्थात ये पहली लाइन ही हमको बता रही है कि केवल और केवल इसमें चर्चा की गई है वेकेशन पे। ठीक है, तो मैंने फिर आगे बात ही नहीं की, पहले टाइटल इसका मैंने बना दिया वेकेशन। 1 नंबर का टाइटल होता है, ध्यान दीजिएगा। आप भी बना सकते हो, पर करेक्ट थोड़ा पढ़ेंगे 2, 3, 4, 5 बार पैसेज को तो टाइटल आ जाता है। अब देखिए मैंने प्लानिंग ले लिया है, यहां से मैंने प्लानिंग ले ली,
ध्यान दे रहे हो। इन्हीं में से 2-3 लाइनों में से देखिए मैंने निकाल दिया। आप जरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर घर में बैठ के देखेंगे कि कैसे सर ने निकाला है। आप अब एग्जैक्टली ऐसे नहीं निकालना, आप भी अलग वर्ड ले सकते हो, कोई और कर सकते हो। प्लानिंग टू गो ऑन अ वेकेशन, और भी इसमें 1.1.2 1.3 भी आप करो चाहो तो कर सकते हो। 3 पॉइंट में लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। द ट्रेवल प्लान्स आर हॉस्टल फ्री, मैंने कुछ एक शॉर्ट में छांट लिया है। A1 A2 कोई लिख लेता है तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर देखिए मैंने सेकंड बुकिंग लिखा है, थर्ड एनी हॉलीडे, उसके पॉइंट कुछ बना दिए हैं, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 4 पॉइंट, अर्थात इस तरीके से आप इनको लिख सकते हो। मैंने क्या कहा, आप भी अलग तरीके से कुछ लोगे। अब ये जो नोट मेकिंग है कई प्रकार से विद्यार्थी बनाते हैं। एक प्रारूप मैंने आपको दिया है तो मैंने 4 पॉइंट इस बार बना दिए। 4.1 4.2 मैंने क्या कहा, 4.3 एक और लग सकते हैं। मैंने कहाँ से लिखा, केवल पैसे से, अलग से कुछ नहीं करना है ना। ठीक है जी, समझ में आ रहा होगा ना आपको। हाँ, एक बार और मैं दिखाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट ऊपर से ले लीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड ये लीजिए। चलिए, आधा आ जाएगा तो आधा इससे आधा उस। अब जो फोर्थ है, मैंने फोर्थ में 2 अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन मैंने एक सॉल्व किया है। तो यू आर निशी शर्मा, हेलो, यू आर निशी शर्मा, मतलब ये लड़की है, आपको अपना नाम नहीं लिखना है, निशी शर्मा जी का नाम लिखना है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लीव ऑफ 2 days। तो ये तो छुट्टी के लिए तो आप लिख ही लेंगे, फिर भी मैंने लिख के बताया है, और ये तो जनरली आपसे बन जाता होगा, नहीं बनता है। और मैं आपको बता दूं कि इसी में से आधा आंसर तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन लिखता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि बड़ा क्या लिखना, पहले सिंपल चीजें लिखना सीख लें अपन। आंसर देखिए 4 आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल, आपकी मैंने क्वेश्चन से ही उतार लिया, मुरैना MP बस लिख दिया मैंने। ना चाहो तो ना लिखो, मुरैना तक लिख दो, ये मैंने क्वेश्चन से ही लिख दिया। अब समझिए कितना आसान है। बाकी एप्लीकेशन सब्जेक्ट क्या है, एन एप्लीकेशन फॉर 2 days, ये मैंने क्वेश्चन से ले लिया है। तो मैंने किया क्या अपने से, रेस्पेक्ट सर मैडम, ये थोड़ा तो आपको सीखना पड़ेगा। किसी को बोलते हैं तो सर या मैडम तो बोलते हो, स्कूल में भी आप बोलते हो, है ना जी। और इसके बाद फिर आप देखते हो कि अब रेस्पेक्ट सर मैडम, आई बेग टू से दैट, ये लाइन भी याद कर लो। हर एप्लीकेशन में आप लिख सकते हो, किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन हो। आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं याचना करता हूँ कि मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ। ये तो हर एप्लीकेशन में पहली लाइन तो लिखना ही लिखना है, फिर आगे कारण बता के आगे कुछ करना है। फिर मैंने बताया सिंस चूंकि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, कल रात से मैं बुखार से पीड़ित हूँ, इसलिए आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। बहुत सिंपल लाइन लिखिए, बहुत बड़ा ना लिखिए प्लीज। अब देखिए यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू। अब ये थैंकिंग यू लिखा हुआ, थैंक यू सो मच लिख सकते हो और थैंक यू वेरी मच लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, आपकी मर्जी, आप 2-3 में से कोई एक चुन लीजिए। थैंक यू सिंपल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। योर फैथफुली, यहाँ पे योर्स लिखा जाता है, मुझे लगता है कि योर्स ना लिख करके हमें योर लिखना चाहिए, क्योंकि हम केवल अगर अकेला योर्स लिखते जैसे तो योर्स चल जाता, लेकिन यहाँ पे योर लिखते हैं इसलिए फैथफुली आएगा। नेम निशी शर्मा हमने लिखा क्योंकि निशी शर्मा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और लास्ट में हमने वो डेट, चूंकि हमने 2/10 को आज को ही सॉल्व किया है इसलिए हमने आज की डेट डाल दी। ठीक है, ये एप्लीकेशन मैंने लिखा है। नीचे ये फॉर्मल लेटर्स कहलाता है, नीचे इनफॉर्मल भी है, तो मैंने दोनों नहीं किए हैं। अच्छा, इस बार मैंने थोड़ा प्रयास किया कि चलो विद्यार्थियों के लिए एक और ऐसे और सॉल्व कर देते हैं। अगर आपको सरल ऐसे फेस्टिवल का याद करना, हालांकि मैं अभी ऐसे भी आप लोगों को बताऊंगा, तो मैंने एनी इंडियन फेस्टिवल को सॉल्व किया। तो देखिए इंडियन फेस्टिवल को कोई भी ऐसे संसार का करो, उसमें 2 चीजें तो आती हैं, एक इंट्रोडक्शन और एक लास्ट का कंक्लूजन। चलिए आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, एक आता है इंट्रोडक्शन, एक आता है कंक्लूजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये इतनी चीजें, इसमें से 4-5 चीजें जरूर लिखते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने देखिए हर ऐसे में होगा, चाहे किसी भी ऐसे का हो। और इसके बाद वाई सेलिब्रेटेड मैंने लिख दिया, क्यों सेलिब्रेट किया जाए, व्हेन सेलिब्रेटेड कब सेलिब्रेट किया जाए, हाउ सेलिब्रेटेड कैसे सेलिब्रेट किया जाए, प्रिपरेशन कैसे तैयारी करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है। बस ये आउटलाइन कहलाती हैं, मतलब कि रूपरेखा पहले से बना लें कि क्या करना है। तो पहला इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन। अब देखिए थोड़ा सरल ऐसे मैंने लिखने का प्रयास किया है। सरल ऐसे मतलब छोटी लाइनें हैं आपकी 9th क्लास में जो आपने वर्क बुक में पढ़ा हुआ है, वहीं से देखिए। इंट्रोडक्शन मैंने सिंपल लिख दिया, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये आप देखिएगा ब्रिज कोर्स खोल के वहां से मैंने लिया है। इट इज फेस्टिवल ऑफ क्रैकर्स, इट इज फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स, दिवाली इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ऐसी 2-3-4 लाइन लिख दो, इंट्रोडक्शन हो गया। मैं देखता हूं कि विद्यार्थी ऐसे नहीं लिखते हैं, अब बताइए कितना बड़ा नुकसान हो जाता है 3-4-5 नंबर का। अगर आप इतनी चीजें लिख देते हो, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, कुछ भी ऐसी 2-3-4 चीजें बना के, तो भाई 3-4 नंबर तो मिल ही जाते हैं आपको, लेकिन फिर भी आप नहीं लिखते हो, बहुत इससे नुकसान हो जाता है। वाई सेलिब्रेटेड, क्यों, एक लाइन बस याद करनी है, लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या फ्रॉम एक्जाइल, 14 साल के। अब एक्जाइल को याद कर लो, ये वनवास कहलाता है।
आफ्टर 14 ईयर 14 साल जो है काट करके आए, पीपल वेलकम्ड, लोगों ने उनका स्वागत किया, फुल स्टॉप लगाते जाना जरूर, पीपल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष जो है उसको सेलिब्रेट करते, बहुत शार्ट में प्रयास किया है मैंने, ठीक है। ये हो गया आपका वाई सेलिब्रेटेड। फिर थर्ड है आपका व्हेन सेलिब्रेटेड, देखिए एक लाइन में कंप्लीट कर दिया, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। आगे और लिखना चाहो तो इस साल लिख सकते हो कि एंड दिस ईयर दिवाली इज सेलिब्रेट, दिवाली विल बी सेलिब्रेटेड, आप कब सेलिब्रेट किया जाएगी, एंड शायद 12 नवंबर को है, ऐसा कुछ लिख सकते हो। नहीं लिखना तो ठीक है, छोड़ दो, हर साल अक्टूबर नवंबर में ही दिवाली पड़ती है। अब फोर्थ नंबर है प्रिपरेशन, तो आप जानते हो कि दिवाली की प्रिपरेशन, ये तो मैंने दिवाली के बारे में बताया, कोई भी फेस्टिवल के बारे में आप लिख सकते हो। तो दिवाली कैसे क्या प्रिपरेशन करते, पीपल क्लीन देयर हाउसेज, घरों को साफ करते हो, दे क्लीन देयर शॉप्स, दुकानों को साफ करते हो, मार्केट्स को साफ करते हो, दे व्हाइट वाश, सफेदा घरों में पुताई उताई करते हो ना, उसी को व्हाइट वाश बोलते हैं। एंड पेंट, पेंट मतलब गेट वगैरह पे पेंट वगैरह करते हो, ये प्रिपरेशन हो गया, है ना। इसके बाद हाउस सेलिब्रेटेड, चलो हाउस सेलिब्रेटेड में आप इकट्ठा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो 5वें नंबर से मैंने दिया। हाउस सेलिब्रेटेड पीपल पुट ऑन न्यू ड्रेस, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, तो कैसी गंदी ड्रेस थोड़ी ना पहनते हैं, आप नई ड्रेस पहनते हैं, न्यू ड्रेसेस, नए कपड़े पहन लेते हैं। दे प्रिपेयर स्वीट्स, मिठाइयाँ हमारे घरों में बनती है, हमारी मम्मी लोग खुद ही बनाती थी, बहुत खाते थे, बहुत मजा आता था। एंड अदर डिलीशियस फूड, और बढ़िया बढ़िया जो है खीर पूड़ी और अन्य प्रकार की छोले भटूरे की सब्जी, और जैसा जहाँ चलता है मतलब वैसा बनाते हो। जलेबी वगैरह भी किसी के घरों में बनती है ना। दे ग्रीट वन एंड अदर, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ये तो हर धर्म में होशी होता है। पीपल बाई न्यू ड्रेसेस, और लोग बाई मतलब खरीदना, नई ड्रेसेस खरीदते हैं दीपावली में, धोती वगैरह खरीदते हैं, नई नई चीजें खरीदते हैं, तो वो भी आप लोग सकते हो, बस हो गया। और कंक्लूजन क्या हमने लिख दिया, CUNCLUSION, कंक्लूजन में हमने लिख दी कुछ भी अच्छी चीजें बुरी चीजें लिख दो, तो हमने बुरी चीजें लिख दी। सम पीपल गैम्बल, गैम्बल का मतलब होता है जुआ खेलते ना, आपने देखा होगा कहीं लोग ऐसा सोचते हैं कि इस दिन जीतेंगे तो भैया लक्ष्मी जी हमारा घर भर देंगे। अरे ऐसे जीतने से लक्ष्मी जी घर कहाँ से भर देंगी भाई। एंड ड्रिंक वाइन, और शराब भी पीते हैं बड़े मजे से। दिस इज अ बैड हैबिट, ये बहुत बुरी आदत है। दे शुड लीव दिस, इसको उसे छोड़ दे, उनको छोड़ना चाहिए। इट इज अ हार्मफुल, ये बहुत हानिकारक है। दिवाली इज एन इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल, ये लास्ट में लाइन जोड़ दी, कोई जरूरी नहीं है, और भी जोड़ने के लिए बहुत सारे कोटेशंस कोई जोड़ दो, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे लिखा है, अगर आपको जरूरत हो तो फिर से मुझे मैसेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। ये हो गया ऐसे एनी इंडियन फेस्टिवल। ऐसे मैंने पिछले साल एक जो है ऐसे लिखाया था वंडर ऑफ साइंस का, इतना सरल कि क्या बताएं, तुरंत बच्चों को याद हो गया था, है ना, और मजा भी आया था। देखिए अब आंसर नंबर 6 है, ये जो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, लास्ट यू वेंट ऑन, कह रहा कि आप जो है पिकनिक में गए थे अपनी फैमिली के साथ में। लुक एट द पिक्चर, पिक्चर को देखो, गिवन बिलो, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट हाउ एंजॉय योर पिकनिक, कैसे आपने एंजॉय किया। तो भैया यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है कि लड़का है, मुझे तो समझ में आ रहा था गुब्बारा उड़ा रहा, अभी दिखाई दे रहा कि गुब्बारा उड़ा, पहले नहीं दिख रहा था, रात के लिख रहा था जब मैं। लड़की है, कुछ लिए खेल रही है, 3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, कुछ आसमान साफ है। तो मैंने ऐसी करके देखी, बड़ा सिंपल बना दिया, जरूरी नहीं है कि आप वैसी कॉपी करें, मैंने एक प्रारूप बताया कि भैया कुछ ना कुछ लिखाओ। ऑल स्टूडेंट वेंट टू अ पिकनिक, लो लिख दिया कि सारे विद्यार्थी पिकनिक गए। दे आर एंजॉयिंग, बढ़िया एंजॉय कर रहे थे। सम आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड, कुछ जो है बैठे हुए थे। वी लुक हियर सम ट्रीज, कुछ हम पेड़ों को देखते हैं, हम पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो हमने लिख दिया। और 3 पर्सन आर टॉकिंग टू ईच अदर, 3 व्यक्ति जो आपस में बात कर रहे हैं। सम आर प्लेइंग, कुछ खेल रहे हैं। द वेदर इज वेरी ब्यूटीफुल, मौसम बड़ा सुंदर है। द स्काई इज क्लीन, जो है आसमान साफ है। दे लुक देयर हिल्स एंड रिवर्स, वहां पे जो है नदियां और जो है हिल्स मतलब पहाड़ दिखाई देते हैं। और भी जो तो आपको दिखाई दे रहा हो, तो छोटे छोटे सेंटेंस, अब इतनी अंग्रेजी तो आपको सीख लेनी चाहिए कि छोटे छोटे सेंटेंस आपको बनाना आने पड़ते हों, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसकी भी स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं, राइटिंग समझ में ना आए तो मैसेज कर दीजिएगा। अब राइटिंग तो ऐसे ही है ना। अब आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7, हालांकि ये सेम है सेक्शन ए सेक्शन बी में। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो आंसर नंबर 7 और 8 है बड़े सिंपल आते हैं भैया, इनको एक बार अच्छे से कर लो बार बार तो बहुत मजा आएगा। त्रमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक तक यही आते रहेंगे। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, ये देखिए सीधे सीधे ये 26 आ गया, इसलिए महीनों के पहले इन लगाते हैं, चूंकि जनवरी 26 आ गया इसलिए ऑन लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यू वांट लर्न योर लेसन, जहां पे यहाँ पे नेगेटिव वहां पे नेगेटिव, तो ऑनलेस आएगा नहीं, इवन एफ आएगा नहीं, सीधे एफ आएगा। ये मैं आपको फंडा बताता हूँ करने का। ही इज टीचर, अब टीचर जब लिखेंगे तो टी हिंदी का क्या है, टी क्या है हिंदी का, कॉन्सोनेंट व्यंजन, आपने स्वर और व्यंजन सुने होंगे ना, तो व्यंजन है और व्यंजन है तो आ लगाएंगे, इसलिए आ भर देंगे। आई, ये स्टडी लिखा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म,
ये पास्ट टेंस आपने थोड़ी बहुत पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देता हूँ। जहाँ पे यस्टरडे लिखा हो तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म तो यहाँ आएगी। मध्य प्रदेश इज द सेकंड लार्जेस्ट, ये डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री तो लार्जेस्ट आता है, ध्यान देंगे, है ना। इसके बाद सी कंप्लीटली हर वर्ग, एक्चुअली में कंप्लीटेड, सॉरी मैं क्या बोल गया, सी कंप्लीटेड है। और चूंकि सी में हैज लगाते हैं तो हैज लगेगा, हैव का सवाल ही नहीं उठता, आर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पैसिव वॉइस में आर लगता है, ऐसे थोड़ी ना हर जगह लगता है। ये तो फिर कंटिन्यूअस टेंस होता तो वहां लग जाता है, ठीक है। इसके आंसर भी मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए। पहला नंबर आंसर नंबर 7 ऑन, दूसरे में इफ, वेंट, लार्जेस्ट और हैज। ये भैया हमने कितने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 नहीं करने आया अपन को, कितना लिखा होता है एनी 5, तो 5 करना है इनमें से जो आपको सरल लगते हो। मैंने क्यों कर दिया भाई, अरे भैया आपको हो सकता है कोई भी आपको सरल लगता, मुझे तो हल्क देना था ना आपको। डू इट डायरेक्टेड, देखिए कितने सरल आते हैं, ये तो आपसे बनी नहीं आने चाहिए, हर बार आते हैं। तो बी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, बड़ी सिंपल लाइन है, इनको रीअरेंज करना जंबल वर्ड्स, है ना। फिर सेकंड कह रहा कि करेक्ट द सेंटेंस, बच्चे पूछ रहे थे कि ये इसमें गलत क्या, अरे भैया एन एलिफेंट होगा ना, एलिफेंट जब अपन लिखेंगे तो ए आएगा, तो इसकी जो साउंड है वो वॉवेल से शुरू हो रही है, इसलिए एन आएगा, ए नहीं आएगा। अंकित प्लेड हॉकी चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना, ये पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रही है, पास्ट टेंस है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में दिखाने के लिए वर्ब क्रिया के साथ में एस एस दिखाना पड़ेगा, तो चलिए दिखाएंगे। दे स्पीक इंग्लिश चेंज सेंटेंस इनटू नेगेटिव, पहले पहचान ले कि कौन सा टेंस है। दे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प में लगा के चेंज कर देते हैं अभी। इसमें रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट पंचुएशन की बात की जाइए, तो पहला वर्ड तो पंचुएशन में ये होता है कि पहला वर्ड कैपिटल बनाएंगे तो 1 का ओ कैपिटल बनाएंगे, मोहन चूंकि नाम है तो एम कैपिटल बनाएंगे, और राजू चूंकि नाम है तो राजू का आर कैपिटल बनाएंगे, बेंटू भोपाल भी नाम है तो भोपाल का बी भी क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। चलिए देखते हैं अभी, और ये तो बड़ा सिंपल है। आयुष नाम का एक लड़का है, लिव्ड इन ग्वालियर, हमारे यहाँ आयुष सर भी हैं जो पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, तो आंसर नंबर 8 है, और इन सभी के आंसर प्रश्न मुझे उम्मीद है कि आपके पास होंगे, तो आप देख लीजिएगा। बी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, ये आंसर है। ही सा एन एलिफेंट, देख लीजिए हमने एन लगा दिया तो सही हो गया। अंकित प्लेज, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अंकित सिंगुलर नंबर है इसलिए प्लेज क्रिया में ऐसी है। दे डू नॉट, क्योंकि दे डज नॉट नहीं, डू नॉट क्योंकि दे प्लूरल है। स्पीक इंग्लिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वन डे मोहन का एम कैपिटल, राजू का आर कैपिटल, बेंटू भोपाल का बी कैपिटल, आयुष लिव्ड इन ग्वालियर, खत्म। इसमें भी वही कहानी थी, आपको करने 5 हैं तो हमने कर दिए सारे, तो इनमें से 5 जो आपको सरल लगे वो कर लीजिएगा। अब आती है सेक्शन डी की बात। सेक्शन डी में भी कुछ डिफरेंट आए थे, तो देख लेते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डिड टॉमी फाइंड, तो टेली बुक पाई थी क्या, टेली बुक के बारे में पढ़ाया जा रहा था। ब्रांड न्यू बुक पाई थी, नहीं। और डायरी पाई थी, नहीं। तो क्या पाया था भैया, एन ओल्ड बुक विथ द येलो क्रंकली पेजेस, मतलब पेज एकदम गुढ़ा गए थे और पीले पीले टाइप के निकल आए थे, ऐसी पुराने जमाने की पुस्तक पाई थी। किसने पाई थी, टॉमी ने। हाँ, व्हाट डज पोएट लॉन्ग स्टेयर एट द पथ सिग्निफाई, तो मेकिंग अ चॉइस। पोएट लव्स नेचर के बारे में क्या बात करना चाह रहा था वो, आइडलिंग अभी ऑफ टाइम, रिलैक्सेशन। ये बता ही रहा कि रोड नॉट टेकन, 2 रोड हैं, 2 में से एक चुनना है, तो यहाँ चॉइस की बात आ रही है, मेकिंग अ चॉइस, कोई बात ही नहीं है। करेक्ट आंसर है जी। विच फॉरेन लैंग्वेज डिड इवलिन, वो फ्रेंच भी सीख रही थी और बेसिक जापानीज भी सीख रही थी, तो दोनों आंसर हैं। देखते हैं कहीं है क्या, ये लिखा है डी नंबर, बोथ ANC बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर है क्या है, डी नंबर ANC। 4th नंबर, whom does wind god like, हवा किसको पसंद करती है, मजबूत आदमी। वीक पीपल, कमजोर लोगों को पसंद करती है, नहीं बिल्कुल नहीं पसंद करती है, दीपक को बुझा देती है। दोज हु टॉक्स टू इट, जो इसके बारे में बात करते हैं, वो मनुष्य नहीं, उसके बारे में बात करो तो मैं पसंद करने लगेगी, है ना, बिल्कुल नहीं पसंद करती, वो अलग टाइप की है। स्ट्रॉन्ग पीपल, मजबूत लोगों को बिल्कुल पसंद कर, नन ऑफ दीज, अरे ऐसी थोड़ी ना बात है, मजबूत लोगों को पसंद करती है ना। करेक्ट आंसर है सी। चलिए इसके भी दिखा देते हैं। अब ये 10 ये तो पैसे नाम की होती है, थोड़ी बहुत अगर आपने किताब ढंग से पढ़ी है तो बन जाता है। चलिए मैं तो ऐसे ही बता देता हूँ। राइटर ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड, अब इसमें क्या किताब पढ़ना है, इसमें आपको राइटर नहीं मिलेगा, दिया रहता है कि उससे छांट के लेके। ये एसिमोव, अगर आपने थोड़ा बहुत किताबी में पढ़ा है राइटर्स के बारे में, और पढ़ना ही चाहिए पोएट और राइटर के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। डेवरा कॉली ऑफ विलियम बटलर ईस्ट, ये नहीं है। अब ये आपके पैसेज से है, पैराग्राफ से, सॉरी। व्हाट वाज मार्गी ओपिनियन अबाउट स्कूल, तुम सी लाइक्ड स्कूल, पसंद करती थी। सी लाइटली लाइक्ड, ये दोनों एक जैसे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। सी हेटेड स्कूल, उसको बहुत घृणा होती थी स्कूल से।
क्योंकि मैकेनिकल टीचर बहुत परेशान करता था ना। व्हाट वाज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, क्या गलती थी? इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन इंग्लिश। पहले इंग्लिश, हमने इंग्लिश को देखा था, मैं समझ में आ गई भैया इंग्लिश तो मैकेनिकल टीचर पढ़ाता ही नहीं था, हिस्ट्री भी नहीं पढ़ाता था, पढ़ाता क्या था? जियोग्राफी। तो करेक्ट आंसर इस क्या है? कुछ नहीं पढ़ना, ये देख लो, जियोग्राफी। इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, क्योंकि मैकेनिकल टीचर क्या पढ़ाता था? जियोग्राफी। करेक्ट आंसर इज सी। तो देखिए इसमें भी तीनों आंसर आ गए। अभी आपको समाहित आंसर दिखा देता हूँ 10A और 10B। चलिए ये देखिए, दिख पा रहे होंगे। हाँ, 10A में फर्स्ट का इजाक असीमोव और सेकंड का सी हेटेड स्कूल। इट वाज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, सी आंसर। 10B इसको देख लेते हैं, ये पोयम दी गई है, ये है पोयम। तो देखिए आप देख पा रहे हैं, द टू रोड्स डाइवर्जन, आप समझ गए होंगे द रोड नॉट टेकन, ये वाला पोयम यदि आपने थोड़ी बहुत पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इससे है ये जो है प्रश्न। ये देखिए, फ्रॉम विच पोयम द अबव एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है स्टैंजा, है ना, या उस जिस लेसन से चीज़ें ली गई हैं उसके बारे में। तो द रोड नॉट टेकन रन ऑन द रूफ, अरे सीधी सी बात है, रोड नॉट टेकन करेक्ट आंसर है, है ना। सिनोनिम ऑफ द वर्ड डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब होता है दो जगह फैल जाना, है ना। कन्वर्ज अलग बात होती है, तो इसमें सेपरेटेड, अलग हो जाना एक दूसरे से, तो करेक्ट आंसर है सेपरेटेड। ज्वाइन भी नहीं होता, कन्वर्ज भी नहीं होता है। What does the phrase yellow wood most likely symbolize in the poem? तो forest with autumn leaves, इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये पतझड़ के बारे में बताता है, ना कि डेंस एंड मिस्टीरियस फॉरेस्ट के बारे में बताता है। और गार्डन विथ वाइब्रेंट फ्लावर्स के बारे में तो बात ही नहीं की गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर है ये। इसके भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। 10B के द रोड नॉट टेकन सेपरेटेड और फॉरेस्ट विथ ऑटम लीव्स। कहीं कोई गड़बड़ हो तो फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा, अब ये जो आंसर हैं 11 नंबर, मैंने देखा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के आंसर कहाँ से, 11 नंबर के आंसर और सारे प्रश्न, 12 नंबर के आंसर और 13 नंबर के प्रश्न, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपके सेक्शन ए के पेपर में भी हैं और इसमें भी हैं। चलिए तो हम उसके आंसर दिखा देते हैं। एक्चुअली में 14 नंबर की जो क्वेश्चन है, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक और व्हाट राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रोड नॉट टेकन, तो ये आंसर मैंने दोनों लिखे हैं 14 नंबर। अभी मैं आपको बाकी भी बताता हूँ, ये इनके आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। तो ये मैंने आंसर लिखे हैं अभी, और बाकी के आंसर भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सेंट्रल आइडिया भी देख लीजिए, है ना, और बाली का भी मैंने कर दिया। अब मैं, क्योंकि ये सेम है, सेक्शन ए को मैंने देखा तो मैंने कहा क्यों फालतू मेहनत की जाए, इसलिए मैंने 11, 12 भी इसमें क्योंकि सॉल्व कर रखे हैं सेक्शन ए में। तो ये देखिए मैंने 11 नंबर के आंसर सारे आपको एक तरफ से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिफ्थ। इसके बाद इस साइड हैं आपके फोर्थ से लेकर के, फोर्थ हो गया, सेवेंथ हो गया, फिर आंसर ये सेवेंथ हो गया, है ना। इसके बाद आंसर नंबर 12 को देख लीजिए। आंसर नंबर 12 के कौन कौन है, फर्स्ट, सेकेंड, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं आप लोग। और आंसर नंबर 3 में देख लीजिए। चलिए आंसर नंबर 3 में आप देख रहे हैं, फर्स्ट आपके सामने सॉल्व है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड शायद कम दिखाई दे रहा है, सेकंड को भी ऊपर कर दे, नहीं सेकंड भी तो दिखाई दे रहा है, ये लीजिए इस तरीके से। और 14 तो मैंने सॉल्व ही करवा दिया है, इसमें और है क्या, हाँ 13 में एक कोई और है तो देख लें, थर्ड वाला। ये 14 में थोड़ा, 14 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट टाइप के थे, इसमें 14 में तो डिफरेंट था तो मैंने आपको करा ही दिया है, इसमें हालांकि सेक्शन ए में 14 में ये थे। चलिए तो मैं अब यहाँ पे फिनिश करता हूँ, काफ़ी लंबा वीडियो भी बन गया है। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा आपने देखा होगा तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं कह रहा हूँ कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, अभी त्रैमासिक तो हो गया, अर्धवार्षिक और वार्षिक में भी सेम पेपर से कुछ ना कुछ है 60% जरूर चांस होते हैं करने के लिए, तो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा और बढ़िया पढ़ाइएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ताकि मैं और थोड़ा सा, जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो और आगे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊं। और यूट्यूब उसके लिए मुझे कुछ सुविधाएं देगा, जब मेरे पास बहुत सारे सब्सक्रिप्शन होंगे और बहुत सारा लाइक करोगे तो यूट्यूब भी मुझे कुछ फैसिलिटी देगा, ताकि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ, ताकि आपको समझ में आ पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, और हृदय से मेरा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।